हुई नाशपाती। जूनागढ़ में शिवाय नाम का एक पढ़ा लिखा आदमी रहता था। कोई काम ना मिल पाने की वजह से वो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो पिछले 3 सालों से रिक्शा चलाने का काम करता था और उससे ही अपना घर बार चलाता था। एक दिन शिवाय रिक्शा लेकर चाय की दुकान के पास खड़ा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे रिक्शा वाले, चलो तो जरा, मुझे मेरा घर छोड़ दो। जी बताइए, कहाँ है आपका घर? छोड़ देता हूँ अभी। मुझे क्या पता कहाँ है मेरा घर, मुझे तो मेरे घर जाना है। चलो मेरे घर मुझे छोड़ दो। जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा आपका घर कहाँ है और आपको कहाँ जाना है? कृपया बताइए मुझे। शिवाय उस आदमी से बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ बैठा एक आदमी शिवाय से कहता है, अरे क्या तुम इस पागल के चक्कर में पड़ रहे हो? ये पागल है, हर रोज इसी तरह सभी को परेशान करता है। मारो इसे और अपने काम पर जाओ। नहीं, मैं क्यों मारूंगा इन्हें? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहाँ से जाने लगता है। तब फिर वो आदमी शिवाय को रोकता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है। वो आदमी शिवाय से जिद करने लगता है। क्या आप में से कोई बता सकता है या फिर जानता है कि इनका घर कहाँ है? मैं इन्हें इनके घर छोड़ देता हूँ। अरे इसका कोई घर नहीं है, ये तो पास वाली झोपड़ी में पड़ा रहता है और कोई ठिकाना नहीं है इसका। शिवाय उस आदमी को अपने रिक्शे पर बिठा लेता है। शिवाय उस आदमी को उसकी झोपड़ी तक लेकर आता है। ये देखिए, आ गए आप अपने घर। नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। नहीं, ये तो मेरा घर हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपको अंदर बिठाकर आता हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। शिवाय उस आदमी को झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसे उसके बिस्तर पर लिटा देता है। अरे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अरे आपको कहीं नहीं छोड़कर जा रहा हूँ मैं, आप आराम से सो जाइए। शिवाय वही पास में बैठ जाता है और वो आदमी सो जाता है। अब लगता है मुझे चलना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। शिवाय वहाँ से निकलने का सोच रहा था, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और लगातार कई घंटों तक बारिश ही होती है। अब लगता नहीं मैं आज रात यहाँ से जा पाऊंगा, कल ही यहाँ से निकलूंगा। शिवाय भी पड़ोस में एक कपड़ा बिछाकर उसी झोपड़ी में सो जाता है। आधी रात हो रही थी, तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहूंगा। शिवाय की नींद खुल जाती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कोई आपको नहीं पकड़ रहा है, आप बिल्कुल आराम से सोए हुए हैं। देखिए। वो आदमी उठ जाता है और शिवाय को देख उसको गले लगा लेता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बताइए क्या बात है? जरूर आप किसी मुसीबत में हैं। मेरा नाम प्रताप चंद्र है। कई सालों पहले कुछ गुंडों ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था, मेरा घर, मेरा धन, सभी चीज, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन लोगों ने आज तक मेरे बेटी को बंदी बनाकर रखा हुआ है। क्या सच में? हाँ, मैं एक जाना माना व्यापारी था। एक बार सौदा करते वक्त ही कुछ गुंडों ने मेरे साथ सौदा किया। मैं ये नहीं जानता था कि वो सभी गुंडे हैं। बाद में जब उन लोगों ने मुझसे छल किया तब मुझे सारी बातें पता चली। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। सभी मुझे पागल कहकर बुलाते हैं, मगर कोई मेरा दुख नहीं समझता। मैं वापस अपना सब कुछ चाहता हूँ जो भी उन गुंडों ने मुझसे छीन लिया। आपका बेटा अभी तक उनके पास ही है? हाँ, क्योंकि मेरे बेटे के नाम पर जितनी संपत्ति मैंने की थी वो मेरे बेटे ने उन्हें दिया, इसीलिए आज तक वो लोग उसे बंदी बनाकर रखे हुए हैं ताकि वो भी संपत्ति ले सके। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जरूर आपके लिए कुछ करूंगा। तुम अकेले क्या करोगे बेटा? जैसा उन लोगों ने आपके साथ किया, मैं बिल्कुल वैसा ही उनके साथ करूंगा। आप मुझे अपने घर तक लेकर चलिए, आगे का मैं देख लूंगा। प्रताप चंद्र शिवाय को दूर से ही अपना घर दिखा देता है। शिवाय काम मांगने के मकसद से घर के अंदर जाता है। जी, मैं काम मांगने यहाँ आया था। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अच्छा, तो तुम्हें काम करना है?
वैसे ये बताओ क्या क्या कर लेते हो? मैं हिसाब में बहुत अच्छा हूँ। आप लोग चाहे तो मैं हिसाब किताब का काम संभाल लूंगा। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें हिसाब किताब का काम दे दें? बिल्कुल नहीं। पहले कुछ दिन तक तुम सिर्फ साधारण काम ही करोगे। तुम्हारा व्यवहार देखने के बाद ही हम तुम्हें कोई और काम देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। शिवाय कुछ दिनों तक बिल्कुल आराम से वहाँ काम करता है और उनके कहने पर वो उनका काम किया करता था। धीरे धीरे शिवाय ने उन लोगों का दिल जीत लिया। फिर एक दिन वो आदमी शिवाय से कहता है, चलो ठीक है, तुम तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हो। हम तुम्हें काम पर रखेंगे और आज से तुम हिसाब किताब का काम संभालोगे। शिवाय ये सुन बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे उनका सारा काम संभालने लगता है और एक दिन वो उनसे कागजात पर हस्ताक्षर करवा ही लेता है। उसके बाद वो प्रताप चंद्र को अपने साथ लेकर आता है और साथ में पुलिस को भी साथ लेकर जाता है। डर के मारे उन सभी गुंडों को प्रताप चंद्र की सारी संपत्ति लौटानी पड़ती है और पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया। धन्यवाद कहने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे आपका बेटा कहाँ है? प्रताप चंद्र और शिवाय दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। एक कमरे में बंद पड़ा प्रताप चंद्र का बेटा मिलता है। रघु, तुझे क्या हो गया है? ये क्या कर दिया उन सभी ने तेरा? रघु की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बोलने चलने लायक नहीं बचा था। वो हिल भी नहीं रहा था, बिल्कुल पत्थर सा हो गया था। प्रताप चंद्र अपने बेटे की ऐसी हालत देख बहुत रोने लगता है। आप रोइए मत, आपके बेटे जरूर ठीक हो जाएंगे। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। इतना सुन प्रताप चंद्र कहता है, अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। वर्षों पहले जब मेरे पिताजी जीवित थे तभी उन्होंने एक मशहूर वैद्य से एक नाशपाती का पेड़ लगवाया था। उस पेड़ की नाशपाती जादुई नाशपाती थी, जो भी खाता तुरंत स्वस्थ हो जाता था। चलो उसे ही ढूंढते हैं। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं। अगर उन गुंडों ने नहीं काटा होगा तो अब भी यही होगा। शिवाय प्रताप चंद्र के पीछे पीछे आने लगता है। एक कोने में उन्हें वो पेड़ दिखाई पड़ता है। यही है वो जादुई नाशपाती। प्रताप चंद्र उसे तोड़ता है और तुरंत अपने बेटे को लाकर खिलाता है। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और अपने पिताजी के गले लगता है। सब कुछ सही हो जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों कहीं जाओगे? तुम भी आज से मेरे बेटे हो और तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। शिवाय, प्रताप चंद्र और उसका बेटा तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। जादुई मसक्कली कबूतर। एक गांव में किशन नाम का एक भला किसान रहता था। वो अपने खेतों में सभी प्रकार की फसलों को उगाता था। उसने अपने खेतों के पास अच्छे सुंदर फूलों और फलों के बाग भी लगाए थे। कई पंछी उसके खेतों में आकर फसलों के दाने भी खाया करते थे। वो उन्हें कभी नहीं रोकता था। किसान के मित्र ने कहा, भैया किशन, देखो पंछी तुम्हारी फसल खा रहे हैं। किशन कहता है, हाँ खा लेने दो उन्हें। मेरे और आपकी तरह उनका भी पेट है। जो दाने वो खा रहे हैं उन पर उनका ही नाम लिखा हुआ है। फिर उसका मित्र कहता है, ऐसे चिड़ियों को खिलाते रहोगे तो तुम कितना अनाज पाओगे। फिर किशन कहता है, भैया अपनी किस्मत का मैं भी पा ही जाता हूँ। हमारे परिवार के खाने से जो बचता है उसे मंडी में बेच आता हूँ। वो मुरलिया वाले सबकी सुनते हैं और राह भी दिखाते हैं। किशन खेत में बड़ी हुई घासों को निकाल रहा था। इतने में एक सुंदर सफेद रंग का मसक्कली कबूतर आकर उसके पास बैठ गया। उसकी पूंछ भी बड़ी सुंदर थी। वो फसल के गिरे हुए दाने खाने लगा। किशन ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, भगवान ने भी इस दुनिया में कितने तरह तरह के सुंदर जीव जंतु बनाए हैं। उनकी लीला अपरंपार है। खा लो कबूतर भाई, पेट भरकर खा लो। इतना सुनते ही वो प्यारा कबूतर अपने सुंदर पंख फैलाकर
मोर की तरह गोल गोल घूमने लगा, जैसे नृत्य कर रहा हो। किशन मंत्रमुग्ध हो गया। दिन बीतने लगे। वो कबूतर प्रतिदिन किशन के पास आने लगा, कभी घर पर, कभी खेत पर, कभी मुंडेर पर, कभी द्वार पर नजर आ ही जाता था। उसे भी किशन से बड़ा लगाव हो गया था। किशन ने उसका नाम राजा रख दिया था। एक दिन वो कबूतर बड़ी देर के बाद किशन को खेतों के पास नजर आया। किशन ने कहा, अरे राजा, क्या बात है, आज बहुत देर कर दी? क्या आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया था? राजा कबूतर पंख उठाकर गोल गोल घूमने लगा और अपना सर हामी में हिलाने लगा। किशन राजा के नृत्य का आनंद ले रहा था। इतने में उसका एक मित्र वहां आ गया और बोला, अरे किशन भैया, बिटिया की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी? फिर किशन कहता है, भैया बात तो चल रही है, पक्की ही समझो, बस अपने पास रुपया नहीं है। आप तो जानते हैं बिटिया की शादी में अच्छा खासा धन लगता है। मेरे पास 40,000 है। कुछ अनाज बेचकर भी इकट्ठा करूंगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? कम से कम 2 लाख का खर्चा होगा। फिर उसका मित्र कहता है, भैया किशन, मैं भी 10,000 की मदद कर सकता हूँ। शेष रकम का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा। फिर किशन कहता है, बड़े भैया से भी आशा थी, पर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। अब तो बंसी वाले से ही आस बंधी है, वो ही चाहेंगे तो नैया पार हो जाएगी। फिर उसका मित्र कहता है, वही सबकी नैया पार लगाते हैं। चिंता मत करो मित्र, उनके खेल बड़े निराले हैं। वो अवश्य कोई न कोई राह निकालेंगे। चलता हूँ, जय राम जी की। फिर किशन कहता है, जय राम जी की भैया। राजा, पेट भरा कि नहीं? तुम तो बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रहे थे। अच्छा ये बताओ, बिटिया की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं? इतना सुनते ही राजा ने हामी में सिर हिला दिया और किशन का चेहरा खिल उठा। किशन ने बड़े प्यार से राजा के सर पर हाथ फेरा। किशन ने कहा, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, अब रुपयों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद किशन की बिटिया की शादी की तारीख पक्की हो गई। वो प्रतिदिन जरूरी सामान खरीदने लगा। आज विवाह के लिए 3 दिन रह गए थे। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वो अपनी धर्म पत्नी के साथ पैसों के बारे में सोच कर ही बैठा हुआ था। वो दोनों अपना ही रोना रोने लगे। एक फूटी कौड़ी भी ना मिली। अब भगवान ही इज्जत बचा सकते हैं। लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर किशन की पत्नी ने कहा, अभी भी 3 दिन शेष है। मेरा कहा मानिए, वो उत्तर वाली खेत गिरवी रख दीजिए। फिर किशन कहता है, इससे पहले ही 2 खेत गिरवी रख चुका हूँ, इसको भी रख देंगे तो खाएंगे क्या? कबूतर राजा बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। वो अचानक गोल गोल घूमने लगा, नाचने लगा। किशन ने कहा, अरे राजा, मेरी इज्जत पर आन पड़ी है और तुम नाच रहे हो। राजा ने हामी में सर हिलाया, फिर और तेजी से नाचने लगा। किशन की पत्नी ने कहा, नाचने दीजिए उसे, यह अपनी मस्ती में नाच रही है। ये एक पक्षी ही तो है, उसे हमारी सुख दुख से क्या लेना देना। अचानक किशन की पत्नी का ध्यान राजा के आसपास की जगह पर गया। वो चिल्लाई। किशन की पत्नी ने कहा, सोना? बाप रे, इतना सारा सोना! किशन ने देखा तो अचंभित रह गया। राजा कबूतर के इर्द गिर्द सोने के कई सिक्के गिरे हुए थे और कुछ गिर रहे थे। राजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, नाचता ही जा रहा था। फिर किशन ने कहा, अरे राजा, तुमने तो हमें राजा बना दिया, हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। इतना सोना, ये कैसा जादुई चमत्कार है? आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। किशन की पत्नी ने सारा सोना इकट्ठा किया और दोनों ने मिलकर
उसे बक्से में रख दिया। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम रहे थे और बार बार राजा को चूम रहे थे। किशन ने कुछ सोने को बेचकर काफी धन प्राप्त किया और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। दूसरे दिन विदाई के समय सारे उपहार लड़के वालों के सामने रख दिए गए। किशन ने देखा लड़के वालों के चेहरे उतर गए थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तभी किशन ने पूछा, क्या बात है समधी जी, आप लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फिर समधी जी कहते हैं, अब क्या बताऊं समधी जी, बहू का जेबर जिसमें रखा था वो पूरी पोटली ही गायब हो गई। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किसकी करतूत है। ये बड़ी ही अशुभ बात है। किशन भी चिंतित हो गया और वो मुंडेर पर बैठे हुए राजा कबूतर की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगा। राजा वहां से झट से उड़ा और कुछ ही पलों के बाद अपने मुंह में एक पोटली लिए हुए वहां हाजिर हो गया। लड़के के पिता ने पोटली खोल के देखा तो सारे गहने सही सलामत उसके अंदर रखे थे। फिर समधी जी ने कहा, ये कबूतर तो जादूगर निकला, हमारे कीमती गहने ढूंढ कर ले आया। सभी लोग राजा की तारीफ कर रहे थे। राजा उड़कर किशन के कंधे पर बैठ गया।